नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम लगातार हिंदी साहित्य पे जब बातचीत कर रहे हैं तो हम हिंदी भाषा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ हमने अपने हैंड रिटेन जो भी एक असाइनमेंट के तौर पे इसको अगर आप समझिए, तो जो मेरे अपने खुद का लिखा हुआ है जिसका टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियों का एक संक्षिप्त परिचय है। तो आज हम इसको पढ़ के हिंदी की प्रमुख बोलियों का एक खाका अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो सीधे आप बिना किसी लाग लपेट के सीधे हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि वाकई में हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनका जो परिचय है वो क्या है, किस तरह से है, इनका इतिहास क्या रहा है और विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार ऐसा क्या है जो इसको विशिष्ट बनाती है और इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम पढ़ें तो इसकी अगर भूमिका भी बातचीत करें तो हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। यानी कि हिंदी जिस भाषा धारा की विशिष्ट दैशिक कालिक रूप का नाम है, जिसे हिंदी कहते हैं हम, उसका प्राचीनतम रूप भारत में संस्कृत ही है। संस्कृत का काल मोटे रूप में 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, किंतु क्षेत्रीय तीन बोलियां विकसित हो चली थी। यानी कि जब संस्कृत था तो तीन बोलियां प्रमुख रूप से थी क्षेत्रीय रूप में, वो थी पश्चिमी, उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्तितः काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। संस्कृत के बाद जो भाषा बनी वो पाली की संज्ञा मिली उसको। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या बढ़ के 4 हो जाती हैं और वो होती हैं पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी में यानी कि पहली सदी में आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित होती है और पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कुछ और बढ़ जाती है और उसमें सौरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां आती हैं। आधुनिक काल में जब हिंदी भाषा को परिभाषित किया जाने लगा तो भाषा वैज्ञानिकों और साहित्य इतिहासकारों ने एक दूसरे से किंचित भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। अब अगर देखें तो साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर साहित्य, प्रारंभिक शिक्षा तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। अब हिंदी की प्रमुख बोलियों के संक्षिप्त परिचय को इस रूप में समझें कि हिंदी की 5 उपभाषाओं या 18 बोलियों में विभक्त हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा के रही है। अब हम हिंदी की प्रमुख बोलियों का अध्ययन एक सारणी के अनुसार करेंगे, जिसमें हमने उपभाषा, बोलियां और उसके मुख्य क्षेत्र को लिखा है। जो राजस्थानी उपभाषा है उसमें 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। और जो मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थानी और जो जयपुरी है वो पूर्वी राजस्थान, मेवाती उत्तरी और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। यानी कि इसकी जो मुख्य क्षेत्र है वो राजस्थान है। पश्चिमी जो हिंदी है उसमें कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, बांगरू, जिसे हम हरियाणवी के नाम से जानते हैं, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये जो बोलियां हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ये 3 राज्यों के मुख्य क्षेत्र भूभाग में बोली जाती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश रीवा का क्षेत्र है, अवधी जो उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में है, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ राज्य में बोला जाता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और ये मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों में ही बोली जाती हैं, जिनके अंतर्गत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी आदि भाषा वैज्ञानिकों
या भाषा शास्त्रियों के अनुसार प्राचीन मध्य देश की मुख्य बोलियों के समूह को हिंदी नाम से पुकारा जाता है। ग्रियर्सन के भाषा सर्वे, जो 1894 से 1927 ईस्वी में हिंदुस्तानी, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली को पश्चिमी हिंदी में रखा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी में रखा। ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली को हिंदी से भिन्न माना है और एक कल्पित और अस्तित्व रहित, जिसका कोई अस्तित्व न हो, मानते हुए बिहारी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आदि को ग्रियर्सन ने राजस्थानी वर्ग में बोलियों में रखते हुए हिंदी से अलग माना है। इसी प्रकार इन भाषा वैज्ञानिकों ने के अनुसार हिंदी क्षेत्र की सीमाएं इस प्रकार बनती हैं कि उत्तर में तराई, पश्चिम में पंजाब और हिसार के जिले, पूर्व में फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के जिले, दक्षिण में रामपुर और खंडवा। रोचक तथ्य यह है कि इस वर्गीकरण और क्षेत्र निर्धारण को हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने मूल रूप से जहां तहां कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए पुष्ट तर्कों के आधार पर भोजपुरी, मगही, मैथिली को हिंदी परिवार की ही भाषा में स्थान दिया है। आप ध्यान दीजिए, ग्रियर्सन ने इसको अलग करते हुए बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखा, लेकिन रामविलास शर्मा ने भोजपुरी, मगही और मैथिली को भी हिंदी परिवार की भाषाओं में ही स्थान दिया है। जहाँ तक राजस्थानी और पहाड़ी भाषाओं का प्रश्न है, वे भी शब्द भंडार और व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से हिंदी परिवार के अंतर्गत स्वीकार करने योग्य हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इनके स्वतंत्र विकास संभावनाओं या साहित्यिक राजनीतिक मान्यताओं को अस्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदी की तर्कसंगत भाषिक व्यवस्था यह होगी कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बृहद हिंदी परिवार या संघ के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब हम देखेंगे कि खड़ी बोली है क्या। तो जैसा हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली नाम आधुनिक है। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में इसे हिंदुस्तानी कहा है, पर धीरेन्द्र वर्मा ने उसके स्थान पर खड़ी बोली पद का प्रयोग किया। इसका एक नाम सरहिंदी भी है। ये सारे नाम आप जरूर याद करिए कि खड़ी बोली को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम सरहिंदी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे कौरवी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने संभवतः ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के आधार पर ही खड़ी बोली को पश्चिमी रुहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब तथा अंबाला जिले के उपभाषा के रूप में माना है। उनके अनुसार खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला तथा कलासिया और पटियाला रियासत, जो अब जिला है, के पूर्वी हिस्से के गांवों में बोली जाती है। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली खड़ी बोली और आज की परिनिष्ठित हिंदी, उर्दू एक है, यद्यपि इन दोनों का विकास उसी से हुआ है। अब हम देखें तो बांगरू जो बोली है वो क्या है। तो पश्चिमी हिंदी की दूसरी उपभाषा बांगरू है, जिसे जाटू और हरियाणवी के नाम से पुकारते हैं। आप इसको जरूर नोट करें कि बांगरू को हम जाटू के नाम से भी जानते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार जिलों तथा समीपवर्ती पटियाला, नाभा, जिंद के गांव में बोली जाती है। विद्वानों के बीच अनेक स्वतंत्र उपभाषा मानने में मतैक्य नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह पंजाबी, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली होती है। रामविलास शर्मा बांगरू और खड़ी बोली के उपभाषा वाले रूप को अलग अलग नाम न देकर एक ही नाम बांगरू से अभिहित करते हैं। उनके अनुसार वर्तमान बांगरू क्षेत्र में हरियाणा के अलावा दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का काफी उत्तर पश्चिमी भाग आ जाता है। प्रत्येक भाषा के समान बांगरू भी अनेक बोलियों का समुदाय है, पर ये बोलियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उन्हें बांगरू की संज्ञा दी जा सकती है। ये कौन कहते हैं? ये रामविलास शर्मा का कोटेशन है।
आगे अगर हम देखें तो ब्रज भाषा के परिचय के रूप में तो जो पश्चिमी हिंदी का एक प्रमुख उपभाषा ब्रजी है, जो आज ब्रज भाषा के नाम से जानी जाती है। इसका नाम अंतर्वेदी भी है। आप ध्यान दीजिए कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, पर यह नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है। यह ब्रजमंडल की भाषा है। ब्रजमंडल का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक मथुरा जिला है। ब्रजभाषा का प्रसार मथुरा के दक्षिण में आगरा, भरतपुर के अधिकांश भाग, करौली, ग्वालियर के पश्चिमी भाग, जयपुर के पूर्वी भाग में है। मथुरा के उत्तर में यह गुड़गांव के पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। उत्तर पूर्व के दोआब में यह बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, गंगा पार के बदायूं, बरेली, नैनीताल की तराई में बोली जाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार गुड़गांव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में राजस्थानी बुंदेली की झलक आने लगती है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि पीलीभीत, इटावा की बोली को कन्नौजी की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक निकट माना जाता है। साहित्य की भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग मध्यकाल में सारे देश में होता था। अब हम देखें तो कन्नौजी, ये कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की तीसरी मुख्य बोली है, जिसका क्षेत्र ब्रजभाषा और अवधी के बीच में पड़ता है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद है, किंतु उत्तर में यह हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत तक, दक्षिण में इटावा की बोली तथा कानपुर के पश्चिमी भाग में भी प्रचलित है। कन्नौजी तथा ब्रजभाषा में इतना अधिक साम्य है कि भाषा वैज्ञानिक इसे अलग उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी इसे ब्रजभाषा का ही एक उपरूप मानते हैं। अब हम देखें कि बुंदेली क्या है। अब ये पश्चिमी हिंदी की पांचवी उपभाषा बुंदेली या बुंदेलखंडी कही जाती है। यह बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड की सीमा उत्तर में यमुना नदी, उत्तर तथा पश्चिम में चंबल नदी, दक्षिण में मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा सागर जिले, दक्षिण पूर्व में रीवा अथवा बघेलखंड एवं मिर्जापुर की पहाड़ियाँ। इसके अतिरिक्त बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर में भी बोली जाती है। दक्षिण में बुंदेलखंड की सीमा पर नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा सिवनी तक पहुंचती है। बुंदेली उपभाषा ब्रजभाषा में बहुत साम्य है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ब्रज, कन्नौजी तथा बुंदेली को एक ही उपभाषा के तीन प्रादेशिक रूप मानते हैं, यानी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली एक दूसरे के बहुत ही करीब और निकट प्रतीत होती हैं। अवधी जो बोली है उसके देखें तो पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत तीन बोलियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसमें अवधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके भाषा रूप में स्वीकार किए जाने का लिखित प्रमाण 13वीं शताब्दी में ही प्राप्त होने लगता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खालिक बारी में तत्कालीन भाषाओं की सूची में अवधी का नाम भी लिया है। इसके अन्य नाम कोशली, पूर्वी आदि भी प्रचलित हैं, पर मानवीकृत नाम अवधी ही है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हरदोई जिले को छोड़कर शेष अवध की उपभाषा अवधी है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के साथ दक्षिण में इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। अवध के पश्चिम में कन्नौजी, बुंदेली और पूर्व में भोजपुरी का क्षेत्र है। इसकी उत्तरी सीमा पर नेपाली, दक्षिणी सीमा पर छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि, जो वस्तुतः अवधी का ही विस्तार माना जाता है और अवस्थित भी है। साहित्य की भाषा में अवधी ब्रजभाषा की तरह मध्यकाल में ही बहुत ही समादूत रही है, यानी कि बहुत ही प्रचलित रही है। वस्तुतः हिंदी का सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ मौलाना मुल्ला दाऊद कृत चंदायन जो है वो 1379 ईस्वी में अवधी में ही लिखा गया था। इसमें सूफी कवियों के समस्त साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास का विश्व विश्रुत महाकाव्य रामचरितमानस भी इसी अवधी बोली में लिखा गया है। अब हम देखें बघेली, तो पूर्वी हिंदी की दूसरी उपभाषा बघेली नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र अवध के दक्षिण में पड़ता है। इसका केंद्र जो है रीवा, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला, उत्तर प्रदेश कह रहे हैं सॉरी, मध्य प्रदेश का एक जिला है, रीवा के आसपास पड़ता है।
इसके अतिरिक्त यह मध्य प्रदेश के दामोह, जबलपुर, मांडला तथा बालाघाट जिलों तक फैली हुई है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार उत्तर में इलाहाबाद की अवधी तथा मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर, बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र तथा दक्षिण में पड़ता बालाघाट की मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेलखंडी का क्षेत्र है। अनेक विद्वान बघेली को स्वतंत्र उपभाषा न मानकर अवधी का ही दक्षिणी रूप मानते हैं। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो प्रचलित नाम लरिया, खलटाही है। अब इसको जरूर याद रखें कि दो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछता है, चाहे वो टीजीटी, नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी परीक्षा हो, कि किस बोली को लरिया और खलटाही के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के रायपुर और कांकेर, नंदगांव, खैरगढ़, रायगढ़, सरगुजा और जयपुर आदि जिलों में थोड़े थोड़े भिन्न रूपों में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में अंतर बहुत कम है। ये बघेली और अवधी को पृथक बोली मानने का भी समर्थन नहीं करते। उनके अनुसार मराठी, उड़िया के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ी की स्थिति अवश्य पृथक है, परंतु अवधी के साथ घनिष्ठ संबंध इसका दिख जाता है। अब हम बात करें भोजपुरी, चूँकि भोजपुरी में हम लोग भी बोलते हैं। भोजपुरी प्राचीन काशी जनपद की उपभाषा रही है। इसका नामकरण आधुनिक बक्सर जिले के एक बड़े गांव भोजपुर के आधार पर हुआ, जिससे संबंध अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का प्रथम प्रयोग 1789 में मिलता है। बोली या उपभाषा के रूप में भोजपुरी का प्रसार दूर दूर तक है। बिहार की 3 कमिश्नरियों पटना, सारण और चंपारण के अतिरिक्त छोटा नागपुर के पलामू जिले में भी बोली जाती है। बिहार के बाहर इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर आदि जिलों तक है। इस प्रकार बोली के रूप में भोजपुरी का विस्तार किसी भी अन्य उपभाषा से अधिक है। और यहाँ तक कि भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, वेस्ट इंडीज आदि में भी प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा समुदाय भोजपुरी बोलता है। इसलिए भोजपुरी बोली एकमात्र ऐसी बोली है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारित है। पर साहित्यिक भाषा के रूप में भोजपुरी का उतना प्रचलन नहीं है जितना बोली के रूप में है। केवल कबीर और उनके द्वारा परिवर्तित संत मत के साहित्य में भोजपुरी का प्रयोग हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भोजपुरी में साहित्य का प्रलयन जोरों से हो रहा है। साहित्यिक और राजनीतिक स्तर पर इसे मान्यता देने के लिए आंदोलन भी चल रहे हैं। ऐसे में अब हम बात करें कि मगही, तो मगही जो है वो उपभाषा बिहार की पटना, गया और मुंगेर कमिश्नरियों तथा संथाल परगना जो कि झारखंड, हजारीबाग, रांची, पलामू जिलों के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मगही का केंद्र पटना, गया को माना जा सकता है। उपांत के परिस्थित मगही मैथिली, भोजपुरी, उड़िया तथा बांग्ला का प्रभाव लेकर मिश्रित रूप ग्रहण कर लेती है। मगही में शिष्ट साहित्य 9 के बराबर हैं, मतलब मगही में साहित्य बिल्कुल भी नगण्य है। अब हम देखें कि मैथिली, तो मैथिली मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर में बोली जाती है। इसका केंद्र जो है वो दरभंगा कमिश्नरी है। मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के वैशाली जिले की मैथिली पर भोजपुरी का तथा बेगूसराय और भागलपुर मैथिली पर मगही का प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि वैशाली की बोली को वज्जिका कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि 2 तरह की मैथिली है, वज्जिका और अंगिका। तो जिस मैथिली पर भोजपुरी का प्रभाव है उसे वज्जिका कहते हैं, और भागलपुर की बोली पे जिस पे मगही का प्रभाव है उसे अंगिका कहते हैं। तो ये मैथिली के 2 प्रकार हैं, वज्जिका और अंगिका। सहरसा और पूर्णिया के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली मैथिली यथकिंचित बंगला से भी प्रभावित दिखाई देती है।
साहित्यिक दृष्टि से मैथिली, भोजपुरी और मगही दोनों से अधिक समृद्ध है। विद्यापति से लेकर आज तक मैथिली में साहित्य रचना हो रही हैं। कई विश्वविद्यालयों में एमए स्तर तक पढ़ाया भी जाता है। साहित्य अकादमी से भी इसे मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भी इसका स्थान दिलाने का आंदोलन जारी क्या है, अब तो मिल ही चुका है। मारवाड़ी की अगर बात करें तो मारवाड़ी का ही यति किंचित भिन्न रूप मेवाड़ी है, अतः इनके नाम प्रायः साथ साथ लिए जाते हैं। मारवाड़ी की कई उपभाषाएं मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा उदयपुर क्षेत्रों में बोली जाती है, अतः इन्हें पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। किसको? पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में भी ये स्वीकृत है। जयपुरी जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में अवस्थित होने के कारण इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो उपभाषाएं मिलती हैं, जयपुरी और हड़ौती। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि जयपुरी को ही हड़ौती कहते हैं। इसका क्षेत्र जयपुर, कोटा और बूंदी है। मेवाती जो राजस्थान की ही बोली है, वो मिलती जुलती अहिरवाटी से है। आप अतः दोनों का उल्लेख साथ साथ किया जाता है। ये उपभाषाएं उत्तरी राजस्थान में अलवर क्षेत्र तथा हरियाणा के गुड़गांव के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इनके लिए उत्तरी राजस्थानी संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं। मेवाती पर ब्रजभाषा का तथा अहिरवाटी पर बांगरू का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हम मालवी की बात करें तो मालवी जो है वो मालवा की उपभाषा है। इसका केंद्र है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकटवर्ती क्षेत्र। इंदौर के अतिरिक्त यह उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। राजस्थान की उपभाषाओं में केवल मारवाड़ी में ही प्राचीन साहित्य मिलता है। डिंगल साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का अविच्छिन्न अंग भी है। पश्चिमी पहाड़ी के रूप में अगर हम देखें तो यह लगभग 30 बोलियों का समूह है, जो शिमला के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। इनमें उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर क्षेत्र की बोली जौनसारी, शिमला क्षेत्र की बोली क्योथली, कुल्लू क्षेत्र की कुलुई, चंबा क्षेत्र की चंबाली। साहित्यिक राजनीतिक दृष्टि से इन बोलियों का महत्व बहुत कम है। ये बोलियां हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं, जहाँ की साहित्यिक और सरकारी भाषा हिंदी है। अब हम देखें कि मध्य पहाड़ी, तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत दो बोलियां शामिल हैं, जिसमें कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी जो है वो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा नैनीताल के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तराखंड है। और गढ़वाली जो है वो गढ़वाल तथा मसूरी के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। ये बोलियां खड़ी बोली के अत्यंत निकट अवस्थित होने के कारण प्रभावित होकर साहित्यिक और राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से गौण महत्व हो गई हैं। पूर्वी पहाड़ी के रूप में नेपाल की राजभाषा और साहित्यिक भाषा है। इसे नेपाली, पर्वतिया, गुरखाली, खसकुरा भी कहते हैं। नेपाली नाम से साहित्यिक और राजनीतिक रूप में स्वीकृत है। नेपाली का विशुद्ध रूप काठमांडू की घाटी में बोला जाता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र और सिक्किम में भी नेपाली बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। हाल में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब अगर हम देखें कि इस पूरे सारे बोलियों को पढ़ने में हमने कुछ संदर्भ ग्रंथों की सहायता ली थी, तो उसमें हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा और रामविलास शर्मा की पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी भाग 1 का भी मदद मैंने लिया था। तो ये था कि हिंदी के प्रमुख बोलियों का एक संक्षिप्त परिचय था। आगे हम ऐसे ही अपने नोट्स, अपने लिखे गए कुछ भी टॉपिक और विषयों के साथ भी आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो बने रहें आप हिंदी वात्सल्य के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें और मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।